गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज का न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे इसी तरह से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कट करके मैं वहाँ पे डाल देता हूँ और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको टिक करके मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उस PDF से ज़रूर पढ़ लें। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ 2 प्रस्ताव आए। एक प्रस्ताव आया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा और दूसरा प्रस्ताव आया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आया था, चूँकि भारत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी एक अंग है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC बोला जाता है, उसमें टोटल 15 मेंबर हैं, 15 सदस्य हैं। उस 15 सदस्य में 5 मेंबर परमानेंट मेंबर हैं जिसके पास वीटो की शक्ति है और 10 सदस्य अस्थायी सदस्य हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर है जिसके पास वीटो की शक्ति है, उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। तो ये 5 देश हैं उसमें। और प्रत्येक सदस्य के पास वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रस्ताव आता है, एक सदस्य भी वीटो कर दिया तो उस प्रस्ताव को नल एंड वाइड समझा जाता है, खारिज समझा जाता है। और 10 अस्थायी सदस्य है जिसमें एक अस्थायी सदस्य वर्तमान में भारत भी है, एक UAE भी अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आया था रसिया के खिलाफ, उस प्रस्ताव में भारत ने वोटिंग नहीं किया था और वो प्रस्ताव कहीं न कहीं रसिया के अगेंस्ट गया था, रसिया के खिलाफ प्रस्ताव गया था। लेकिन रूस ने क्या किया कि उस प्रस्ताव में वीटो कर दिया, यानी वो प्रस्ताव जो है खारिज हो गया, नल एंड वॉइड हो गया। दूसरा प्रस्ताव आया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव में भारत ने वोटिंग नहीं किया। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आया था उसमें भी वोटिंग नहीं किया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव आया उसमें भी भारत ने वोटिंग नहीं किया। तो भारत का कहना है कि ना तो हम रूस के पक्ष में है, ना ही यूक्रेन के पक्ष में है, पूरी तरह से ना अमेरिका के पक्ष में है, ना ही यूक्रेन के पक्ष में है। तो भारत की जो वर्षों की परंपरागत नीति चली आ रही है, गुटनिरपेक्ष नीति, उसका पालन आज भी आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि UNSC में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आता है वो लीगल होता है, बाध्यकारी होता है। यानी अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता तो रसिया इसको मानने के लिए बाध्य था। लेकिन वहीं अगर महासभा में प्रस्ताव आता है, संयुक्त राष्ट्र के महासभा में कोई प्रस्ताव आता है, तो इस प्रस्ताव बाध्यकारी प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव पास हो गया, कायदे से रसिया को इसको मानना चाहिए, लेकिन ये बाध्यकारी प्रस्ताव नहीं है, इसलिए इसको मानने से बाध्य नहीं है रूस। तो यही बेसिक अंतर है। UNSC में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आएगा तो उसको मानने के लिए बाध्य होता है, लेकिन इस प्रस्ताव को, जो महासभा में प्रस्ताव आया, इसको मानने के लिए रूस बाध्य नहीं है। 1950 से लेकर अब तक 11 आपातकालीन सत्र बुलाए गए हैं और ये जो सत्र बुलाया गया कल का, वो सत्र भी 40 साल के बाद बुलाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस तरह से 11 आपातकालीन सत्र बुलाया गया है 1950 के बाद, और कल का सत्र भी 1940 वर्ष के बाद का सत्र था, 1982 के बाद का ये सत्र था। कॉरिडोर बना करके खार्किव से भारतीयों को निकालेगी रूसी सेना। तो रूस के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री ने बात की है और खार्किव मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज है। और खार्किव का लोकेशन अगर आप देखेंगे तो खार्किव का लोकेशन जो है, ये मान लीजिए यूक्रेन है, तो यहाँ पे लगभग है, तो रूस के नज़दीक इसका लोकेशन है। तो अच्छी इनिशिएटिव लिया गया भारत सरकार के द्वारा और रूस के द्वारा भी कि वहाँ पे कॉरिडोर बना करके भारतीय निकालेगी रूसी सेना। देखिए यहाँ पे 2 न्यूज़ है। एक तो न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको दिखेगा, ये जब युद्ध छिड़ा तो पता चला कि यूक्रेन में है प्रधान जी। ये जो है, ये प्रधान जी है, मतलब एक गांव की प्रधान है जो यूक्रेन में रह करके पढ़ाई करती है। आप सोच कर देखिए, प्रधान आप किसी गांव के हैं, आप गवर्नमेंट पोस्ट में हैं, सरकारी नौकर हैं आप, बावजूद इसके आप कहाँ पे हैं, यूक्रेन में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं।
तो इस तरह का एक ही केस नहीं है, कई सारा केस है भारत में। भारत को अगर आप एनालिसिस कीजिएगा या देखिएगा सरकारी तंत्र का, तो सरकारी तंत्र की विफलता ये है, और इस तरह का कई सारा केस इंडिया में आपको दिख जाएगा कि नौकरी वो कर रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पर, रह कहीं पर्टिकुलर जगह पर रहा है, और सब मैनेज हो जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीट के लिए सरकारी फीस अगले सत्र से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने चर्चा किया था कि डीम्ड मेडिकल कॉलेज में जितनी सीट है, मान लीजिए कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 सीट है, तो ये जो 100 सीट होगा, इस 100 सीट में 50 सीट के फी जो होगा सरकारी फी होगा। यानी राज्य सरकार का कोई कॉलेज अगर उस राज्य में है तो राज्य सरकार का जो कॉलेज का फी होगा वही फी होगा, और इसमें जो रिमेनिंग 50 सीट होगा उस 50 सीट पे कॉलेज प्रशासन अपने तरफ से फीस का निर्धारण कर सकती है। क्लियर है ये बात? जितनी भी सीट होगी उसकी 50% सीट, आधे सीट जो है उसके फीस का निर्धारण सरकार करेगी, और आधे फीस का निर्धारण जो है कॉलेज प्रशासन कर सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह से करके कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यूक्रेन में अगर आप देखिए तो लगभग एक अप्रॉक्स अनुमान देखिए तो सिर्फ यूक्रेन में 16,000 लड़के हैं जो वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया से। चाइना में इसी तरह से आपको बहुत सारे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो विश्व के कई सारे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले आई थिंक 1 लाख के आसपास जो है आपको बच्चे मिल जाएंगे जो इंडिया के बच्चे हैं। तो इतना सीट का एक्स्ट्रा व्यवस्था भारत सरकार को करना चाहिए, या ये मेडिकल कॉलेज को करना चाहिए, या एक नियम बना करके मेडिकल की सीट को इंडिया में कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी जाकर के जो हमारा प्लान है उसको रुकेगा, और एक एडिटोरियल भी इस पर दिया हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये संस्था है एनएमसी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन। एनएमसी जो है, पहले क्या होता था कि चिकित्सा के सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट संस्था होती थी एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जो 1956 में बना था, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना था, भारतीय चिकित्सा परिषद बना था, उसको डिसमेंटल करके 2020 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बना दिया है, नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया। तो अब एमसीआई नहीं है, अब नेशनल मेडिकल कमीशन है, एनएमसी है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 2020 में हुआ है, और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 को जब लागू हुआ उसके बाद इसकी स्थापना किया गया है। तो इसी एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय मेडिकल आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी की स्थापना किया है। तो अब जो है चिकित्सा को लेकर के देश भर में जो सर्वोच्च निकाय है वो एनएमसी है, पहले एमसीआई थी, अब एनएमसी है। यानी अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना होगा तो यही एनएमसी जो है ये डिसीजन लेगी। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 10 पदेन सदस्य होते हैं, और 20 अंशकालीन इसके सदस्य होते हैं। और वर्तमान में अब न्यूज क्या है, आज का न्यूज, कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि जो 50% सीटें हैं उसका अगले साल से प्रोविजन किया जाएगा। यानी अगले साल से ये व्यवस्था लागू की जाएगी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का या प्राइवेट कॉलेज का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का 50% सीट का निर्धारण गवर्नमेंट फीस के आधार पर किया जाएगा, या गवर्नमेंट उसके फीस का निर्धारण करेगी। ये 2023 से लागू होगा, 2022 का जो अभी का साल है इस साल से लागू नहीं होगा, अगले साल से लागू होगा। तो उम्मीद करता हूँ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, और नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा। महंगे निजी मेडिकल कॉलेज के भरोसे पढ़ाई। देखिए बहुत ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना काफ़ी टफ है। एक आम गरीब बच्चा मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो। प्राइवेट कॉलेज में एक आम गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता, और यही कारण है कि देश में मेडिकल कॉलेज को लेकर के पलायन हो रहा है। मेरे खुद कई मित्र हैं जो चाइना वगैरह से एमबीबीएस के हैं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में निजी मेडिकल कॉलेज को बढ़ावा दिया जाए, या निजी मेडिकल कॉलेज का जो फी है उस फी को कम किया जाए और सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और निजी मेडिकल कॉलेज दोनों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। और जो सरकार ने एक काम किया है कि निजी मेडिकल कॉलेज के 50%
सीटों के फी का निर्धारण सरकार करेगी, ये अच्छा कदम है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आपके पास सीट की संख्या अभी भी कम है, मेडिकल में काफ़ी कम सीट होता है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बार इसको देख लीजिएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के सरकार प्रतिबंध लगा दी है, और ये प्रतिबंध कब से है? 1 जुलाई 2022 से हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे। उसी को लेकर के देश में कई सारे नगर निगम ये काम करना शुरू कर दिए। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जरूरी है आत्मनिर्भरता। देखिए इसको पूरा पढ़िएगा, और इससे बेसिक टॉपिक ये है, हालांकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सकता है, भारत किस तरह से टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकता है, और इससे कई सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। मसलन अगर आपको टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है, मान लीजिए आपको 5G के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या चाहिए? ऐसे कंडीशन में आपको सिलिकॉन चिप तो चाहिए ही, सेमीकंडक्टर चाहिए। तो अगेन सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनना है, उसके लिए क्या परियोजना है, उसके लिए क्या काम करना होगा? अगर हमें टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें सिलिकॉन के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। और आपको याद होगा कि सरकार 74,000 रुपया खर्च की है सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी भी कई सारे काम करना बाकी है। तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर कैसे बने, ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किस तरह से चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चौथी औद्योगिक क्रांति वो भी तो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इस बार 15 से 25 हज़ार की आबादी वाले कस्बों पे भी होगा स्वच्छता का सर्वे, एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। 14 नदियों की डीपीआर तैयार, भूपेंद्र। तो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं। देखिए डीपीआर मतलब क्या होता है? डीपीआर मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डीपीआर 14 नदियों को तैयार किया जा चुका है। और क्यों तैयार किया गया है? बेसिकली नदियों की सफाई के लिए इसको तैयार किया गया है, जिसमें गंगा भी है, यमुना भी है और कई अन्य नदी है। बेसिक इंफॉर्मेशन है। उत्पादकों पे ही होगी ई कचरे रिसाइकिल की जिम्मेदारी। देखिए इसी टॉपिक पे एग्जैक्टली एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था। ई कचरा क्या होता है? सबसे पहले तो ई वेस्ट क्या होता है? कंप्यूटर या उससे संबंधित अन्य उपकरण तथा टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण, कैमरा, मोबाइल फोन, इससे जुड़े हुए उपकरण जब चलन या उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इसे संयुक्त रूप से ई कचरा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, जो पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ, वो पुराना कंप्यूटर अब ई कचरा के रूप में बदल गया। आपके यहाँ वॉशिंग मशीन जो पुराना पड़ा होगा आज से 20 साल पहले का, 10 साल पहले का, वो ई कचरा में बदल गया है। फ्रिज हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को ही ई कचरा कहा जाता है अगर उसका यूज होना बंद हो जाता है। तो क्या करते हैं आप उसे किसी कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं या कहीं फेंक देते हैं, लेकिन प्रॉपर उसका रिसाइकल नहीं हो पाता। अगर उसको कहीं फेंक देते हैं, मान लीजिए मोबाइल ख़राब हो गया उसको फेंक दिया, तो फिर उसका जो है प्रॉपर उसका रिसाइकल नहीं हो पाता है। उसमें कई सारे अवशिष्ट पदार्थ हैं जो वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको देखते हुए जिस तरह से देश में कंप्यूटर की मांग बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे ई कचरा देश में बढ़ रहा है। फ्रिज की मांग बढ़ रही है, देश में एसी की मांग बढ़ रही है, तो ई कचरा भी बढ़ेगा, क्योंकि यही सारा का सारा चीज़ तो जब काम करना बंद कर देता है तो ई कचरा बन जाता है। तो इसलिए सरकार ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 लाई थी, और इससे पहले हमारे पास ई अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2011 था। सरकार 2016 में नया नियम लेकर आई, और सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, और ये महत्वपूर्ण बात थी ईपीआर। इसी टर्म पे एग्जैक्टली इसी टर्म पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक फ्रिज खरीदा
और फ्रिज मान लीजिए किसी कंपनी का, लेट से बजाज का फ्रिज है, तो वो फ्रिज अगर बजाज का कल की डेट में वो फ्रिज खराब हो गया, तो वो फ्रिज जो है अगर बजाज का है तो बजाज कंपनी आपसे कंसल्ट में रहे, आपसे लगातार टच में रहे, और जब फ्रिज खराब हो जाए तो बजाज कंपनी आकर के उस फ्रिज को ले जाए आपके यहाँ से और उसका प्रॉपर रिसाइकल करे। इसी को कहा गया है ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो कंपनी कचरा बनाएगी, जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाएगी, वही इलेक्ट्रॉनिक सामान कल के डेट में अगर ई वेस्ट के रूप में तब्दील हो जाता है तो उसको वही कंपनी कलेक्ट करेगी और उसके बाद वही कंपनी उसका रिसाइकल करेगी, निस्तारण करेगी। क्लियर है टॉपिक? जो कंपनी सामान बनाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाएगी, मान लीजिए डेल का आप लैपटॉप यूज करते हैं, तो डेल कंपनी अगर लैपटॉप बनाएगी तो कल के डेट में वो लैपटॉप आपका ख़राब होता है, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, ई कचरा के रूप में तब्दील हो जाता है। तो वही डेल कंपनी आपके यहाँ से जो ई कचरा होगा, यानी वो डेल का जो लैपटॉप होगा पुराना वाला, उसको कलेक्ट करेगी, उसको रिसाइकल करेगी। तो उत्पादकों पे ही होगी ई कचरे रिसाइकल की जवाबदेही, ये कहा गया इस न्यूज़ में, और ये पहले भी कहा गया था, ऐसा नहीं कि ये नया पार्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वनडे एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहारी पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी मधु कंकारिया। मधु कंकारिया जी हैं जो के बिरला फाउंडेशन की तरफ से बिहारी सम्मान दिया जाता है, और 2021 के 31वें बिहारी सम्मान की घोषणा किया गया है। और ये राजस्थान के प्रसिद्ध लेखिका मनु कंकारिया हैं, इनकी रचना है हम यहाँ थे, इसके लिए इन्हें बिहारी सम्मान दिया जाएगा, और के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से 31वें बिहारी सम्मान से इसे सम्मानित किया जाएगा, मधु कंकारिया। देखिए ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। अब और आवश्यकता है आत्मनिर्भर, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, कुछ पॉइंट मुझे शानदार लगा है इसका। वैसे तो आत्मनिर्भर भारत में हम लोग कई बार बात किए हैं, जब से ये आत्मनिर्भर भारत आया 2020 से, तब से लेकर मैं कई बार इस पर चर्चा किया हूँ। लेकिन ये जो पॉइंट है, ओके, यहाँ पे जो चर्चा किया है एडिटोरियल में, कुछ पॉइंट पे चर्चा किया, कुछ पॉइंट पे ये चर्चा किया है कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देखिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी क्यों है ये समझिए पहले। ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि आखिर क्यों हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें। तो विश्व क्या हुआ था कि एक समय में पूरा कनेक्टेड हो गया था, हमारी डिपेंडेंसी चीन पे बढ़ गई थी, हमारी डिपेंडेंसी विश्व के कई सारे देशों पे बढ़ गई थी। और ऐसे कंडीशन में जब कोरोना वायरस हुआ, तो वैसे कंडीशन में जो कोरोना वायरस का जो दवाई होता है, दवाई का जो कच्चा माल होता है, वो कच्चा माल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई कहा जाता है। दवाई के कच्चा माल को एपीआई कहा जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। ज़्यादातर कच्चा माल हम विदेश से मंगाते थे, हम चीन से मंगाते थे। तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो ऐसे कंडीशन में दवाई का कच्चा माल हमें मिलना बंद हो गया। तो जो दवाई के सेक्टर में भारत विश्व को लीड कर रहा था, उस दवाई का कच्चा माल हमें मिलना मुश्किल हो गया था कोरोना के समय में। तो इसलिए सरकार ने जो, और इस तरह से कई सारी चीज़ें हुई थी, तो इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि अब हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। दूसरा रीज़न देखिए, कुछ दिन पहले बजट जारी हुआ, इकोनॉमी सर्वे कुछ दिन पहले जारी हुआ, फरवरी महीने में। फरवरी महीने में जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि भारत की आर्थिक विकास दर 2021-22 के लिए, वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा, 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक चलेगा, तो इसमें भारत का विकास दर रहेगा 9.2%। और हम देखते क्या है कि अभी कल का जो रिपोर्ट आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, और उसको लेकर के भारत का आर्थिक विकास दर 8.9% कर दिया गया। तो 9.2% से घटा करके 8.9% कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि रूस में वार चल रहा है, यूक्रेन में वार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भारत पे है। तो
इसलिए हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की ज़रूरत है। हमें दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो होगा कहीं वार होगा और उससे भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी, कहीं युद्ध चल रहा होगा उससे भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी, कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा होगा उससे भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि हमें आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये हमने आपके साथ चर्चा किया। अब इस एडिटोरियल पर लौटते हैं। कुछ पॉइंट इन्होंने कहा है। सबसे पहले कृषि सेक्टर को आधुनिक बना करके उसे मजबूती प्रदान किया जाए। आधी से अधिक जनसंख्या भारत के कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो कृषि सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की सख्त जरूरत है और उसे आधुनिक बना करके, आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित करके उसे मजबूती प्रदान करना चाहिए। हालांकि 2021-22 में 31.60 करोड़ टन खाद्यान्न का लक्ष्य है, जो अनुमान है, जो शानदार अनुमान है। दूसरा है कि गेहूं के 25% गेहूं का निर्यात, जो दुनिया के 25% गेहूं का निर्यात करता है, रूस और यूक्रेन करता है। और रूस और यूक्रेन अभी वार में घिरा हुआ, युद्ध में घिरा हुआ, तो इससे फायदा भारत को मिल सकता है। भारत को मौका मिल सकता है कि विश्व के वो देशों को भारत गेहूं का निर्यात करें जिसे रूस और यूक्रेन निर्यात करता है। कृषि निर्यात 2022-23 में 55 से 60 अरब डॉलर पहुंचने का टारगेट रखा। कृषि निर्यात नीति 2018 में आया था और 2018 में जो कृषि निर्यात नीति आया था उसको देखिएगा आप लोग, उसमें टारगेट था कि 2022 में हम 60 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएंगे कृषि निर्यात। तो जो अनुमान किया जा रहा है 2022 नहीं, लेकिन 2022-23 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हम इस टारगेट को पहुंच जाएंगे। दूसरा पॉइंट राइटर ने चर्चा किया है कि हमें दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग गढ़ बन करके विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निर्यात को बढ़ावा देना है। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निर्यात को बढ़ावा देना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर भी बनना है। आत्मनिर्भर भारत जो लाया गया है उसको सूक्ष्म एनालिसिस अगर आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसका बेसिक पर्पस यही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर हो, हम इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद में आत्मनिर्भर हो। चूँकि हम बहुत हद तक डिपेंड है चीन पे, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत हद तक हम चीन पे डिपेंड है। दिल्ली का आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जाइए, उसमें मैक्सिमम सामान आपको चीन का मिल जाएगा। हमारे देश की क्या मोबाइल के बहुत सारे मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, क्या इंडियन मोबाइल कंपनी को ऐसा आपको दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा जिसका सामान लोग यूज करता हो? क्या इंडियन कोई लैपटॉप कंपनी दिख रही है जिसको बहुत सारा लोग लैपटॉप यूज करता हो? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद में आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। और इसके लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत PLI योजना लाई थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा उतना हम आपको इंसेंटिव देंगे। और इसी PLI योजना के तहत सेमीकंडक्टर के निर्माण भी भारत कर रहा है। 74,000 करोड़ दिया गया है सेमीकंडक्टर में। तो PLI योजना बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत में। इसी तरह से अगर आप देखेंगे मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए था। $2030 तक वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य 1000 बिलियन डॉलर रखा है। देखिए, एक टारगेट है वर्तमान में 2021-22 का। 2021-22 का हमारा टारगेट था कि वस्तुओं का निर्यात जो है 400 बिलियन डॉलर हम क्रॉस करेंगे। और ये जो 2021-22 का टारगेट था, इसको लेकर के एक न्यूज़ नीचे दिया हुआ, हम चर्चा करेंगे वहाँ आपके साथ। 2030 का जो हमारा टारगेट है कि हम वस्तुओं के निर्यात, सिर्फ वस्तुओं की बात कर रहा हूँ, दो तरह का निर्यात होता है, एक वस्तु का निर्यात होता है और एक सेवा का निर्यात होता है। तो हम सेवा के निर्यात की बात नहीं कर रहे हैं। सेवा मतलब होता है IT सेक्टर, उसके निर्यात की हम बात नहीं कर रहे हैं। सेवा मतलब होता है टूरिज्म, उसके निर्यात की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ गुड्स की। गुड्स मतलब जो सामान दिखता है हमें, जो हम परचेज करते हैं, उसका निर्यात 2030 तक हम 1000 बिलियन डॉलर क्रॉस करना चाहते हैं, हमारा टारगेट है। तीसरा राइटर का पॉइंट है कि कारोबारी को सुगम बना करके FDI को आकर्षित करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हमें काम करना। अच्छा, कायदे से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक पे भी सेपरेट क्वेश्चन UPSC पूछता है। किस तरह से हम अपने कारोबार को आसानी बना सकते हैं।
देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, और इस पे एडिटोरियल बहुत पहले मैंने चर्चा किया था। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी को अगर यहाँ पे इंडिया में ज़मीन परचेज करना है, और ज़मीन परचेज करने के बाद जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट डालना, ज़मीन परचेज करने उसके बाद जो है बहुत सारा क्लियरेंस उसको लेना होगा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना होगा, सरकारी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत सारा पेपर बनाना होगा। इंडिया में मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, अगर इंडिया में प्लांट लगाएगी, ज़मीन परचेज करेगी, या जो भी काम है फॉर्मेलिटी है सारा करने के बाद उसको मिनिमम 3 से 4 महीना लग जाएगा। और यही चीज़ वो करेगी अगर चीन में, तो वो लगभग 7 से 15 दिन के अंदर कर लेगी, एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। तो यानी चीन में ये प्रोसेस काफ़ी आसान है, हमारे यहाँ प्रोसेस टफ है। तो हमारे यहाँ जो प्रोसेस टफ है, इस प्रोसेस को आसान बनाने की ज़रूरत है। इसी को कहा गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमें जल्दी से जल्दी ज़मीन मिल जाए, 2 से 3 दिन के अंदर हमें ज़मीन अलॉट कर दीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर हमारा सारा का सारा क्लियरेंस क्लियर कर दीजिए, ताकि हम आएँ इंडिया में अपना प्लान डालें, काम करना शुरू कर दें। तो आवश्यकता इस बात की है कि कारोबारी उद्योग कारोबार को सुगम बना करके एफडीआई को आकर्षित किया जाए, यानी विदेशी कंपनी को इंडिया में आकर्षित किया जाए। आईटी आउटसोर्सिंग से विदेशी आय को बढ़ा के अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। जितना भी आप कंपनी इंडिया में देखते हैं आईटी कंपनी, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे और कोई भी कंपनी हो, मैक्सिमम कंपनी आउटसोर्सिंग करती हैं। आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है अमेरिका का और बनाया जाता है इंडिया में। होता क्या है, अगर आप इसको सूक्ष्म एनालिसिस करेंगे या सूक्ष्म मूल्यांकन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अमेरिका में मान लीजिए कि जो सैलरी होता है वो सैलरी मिनिमम $5,000 होता है। मुझे मौका मिला एक यूएसए के बंदे से बात करने का, तो मैंने उनसे बात किया था, तो उन्होंने बोला लगभग $5,000 हम लोग के यहाँ एवरेज सैलरी होता है। इंडियन करेंसी में देखिए लगभग ये कितना हो जाएगा, लगभग मान लीजिए 4 लाख के आप अप्रॉक्स आ जाएगा, या 3.5 लाख मान लीजिए। इंडियन करेंसी में ये 3.5 लाख के अप्रॉक्स आ जाएगा। यानी एक व्यक्ति को अमेरिका में अगर नौकरी करेगा तो मिनिमम 3.5 लाख रुपये उसको सैलरी मिलेगा। इंडिया में एक व्यक्ति अगर नौकरी करेगा तो 3.5 लाख में वो 10 एम्प्लॉयज़ को आराम से खटा लेगा। तो इसलिए वो अमेरिकन कंपनी इंडिया में आउटसोर्सिंग करती है कि एक एम्प्लॉयज़ के लिए जहाँ उसको अमेरिका में जितना पैसा देना होता है उतना पैसा में वो इंडिया में 10 एम्प्लॉयज़ रख सकती हैं, 10 लोगों को काम करवा सकती है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग बहुत हद तक आईटी सेक्टर में इंडिया में किया जाता है, सस्ते लेबर मिल जाते हैं या सस्ते इंजीनियर मिल जाते हैं। तो ये सारा का सारा कुछ पॉइंट बताया गया राइटर के द्वारा कि अब हमें आवश्यकता है, रूस और यूक्रेन में जिस तरह से वार छिड़ा है और जिस तरह से कोरोना वायरस की समस्या विश्व में आई है, इस तरह से कई सारा कारण आपको मिल जाएगा जिसको लेकर के हमें आवश्यकता है कि वर्तमान में हम आत्मनिर्भर भारत बने। प्रतिभा पलायन को रोकने की चुनौती, देखिए वही है चर्चा जो ऑलरेडी फर्स्ट पेज से मैं चर्चा कर रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज में क्यों लोग यूक्रेन चले जाते हैं मेडिकल करने, क्यों लोग अमेरिका जाते हैं, क्यों चीन जाता है लड़का, क्यों रूस जाता है, विश्व के कई सारे देश में मेडिकल करने के लिए लोग क्यों इंडिया से जाते हैं। तो उसका रीज़न है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉलेज का बहुत बढ़िया है, दूसरा फी बहुत बढ़िया होता है, फी कम होता है काफ़ी। इस चीज़ को अगर आप इंडिया में ही कर दीजिएगा तो वो लोग जाएगा ही नहीं, राइट। क्या परमाणु शांति का विकल्प है परमाणु हथियार? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल यह भी है, लेकिन इसको आप लोग पढ़िएगा, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ विशेष, बस 2 बातों को लेकर के मैं चर्चा करूँगा। एक तो मुझे दिख रहा है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्टेटमेंट, और उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे कोट भी किया है राइटर ने। शिंजो आबे आज भी जापान में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक है। ऐसा मत समझिए कि वो जापान के प्रधानमंत्री नहीं है तो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शिंजो आबे जो है अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री का पद छोड़े थे, तो उनकी पार्टी में आज भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। हेल्थ खराब था इसलिए वो जापान के प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। तो शिंजो आबे का स्टेटमेंट आज भी जो है राजनीतिक विश्लेषक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो उन्होंने 2 बातें कही थी। एक तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम जो है अमेरिका को पैसा देते हैं,
हम आपको पैसा देते हैं कि हम 8 to 10 बिलियन डॉलर जापान प्रत्येक वर्ष अमेरिका को देता है कि हमारी आप सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमको आप न्यूक्लियर एक्सेस दीजिए, न्यूक्लियर हमारे साथ शेयर कीजिए, न्यूक्लियर जो है परमाणु शक्ति हमारे साथ आप शेयर कीजिए, परमाणु बम हमारे साथ आप शेयर कीजिए, हमारी धरती पे आप परमाणु बम रखिए, हमको परमाणु बम दीजिए। तो ये कहना था शिंजो अबे का पहला। दूसरा, ताइवान को लेकर के कहना था कि ताइवान पे कल चीन हमला करेगा, जिस तरह से यूक्रेन पे हमला किया है रूस, तो क्या आप ताइवान के पक्ष में खड़ा रहिएगा? इसका हमको डीपीआर बताइए, आप इसका हमको विस्तृत रिपोर्ट दीजिए कि क्या कल के डेट में ताइवान के पक्ष में अमेरिका खड़ा रहेगा या नहीं खड़ा रहेगा। क्या उसी तरह से अमेरिका खामोश रहेगा जिस तरह से आज यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के अमेरिका खामोश है? तो ये दोनों ही बातें। और ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर की आवश्यकता क्यों है, परमाणु हथियार की आवश्यकता क्यों है? तो विश्व शांति के लिए भी परमाणु हथियार की आवश्यकता है, ये याद रखिए। अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होता, और 1996 में यूक्रेन ने अपना परमाणु हथियार दे दिया था रूस को, जितने भी परमाणु हथियार थे सब रूस को दे दिए थे। हालांकि उसके पास पूरे एक्सेस नहीं था परमाणु हथियार का, लेकिन परमाणु बम पड़ा हुआ था उसके पास। उस परमाणु बम को कैसे एक्टिवेट करता, क्या करता, नहीं करता, ये एक्सेस नहीं था यूक्रेन के पास, लेकिन बम था उसके पास, तो वो 1996 में रूस को दे दिया। तो आज अगर यूक्रेन के पास परमाणु बम होता तो इस तरह से रूस हिम्मत नहीं करता कि यूक्रेन में घुस के इस तरह से कत्लेआम करे, इस तरह से करे, ऐसा हिम्मत नहीं करता रूस। तो इसलिए आवश्यकता है विश्व के देशों के पास कि आज परमाणु हथियार हो, ताकि विश्व शांति कायम हो सके। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, इसको भी देखिए, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी कई बार इस टॉपिक पे हमने चर्चा किया है, सेपरेट वीडियो बनाया, नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं चर्चा कर रहा हूँ। विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस है आज, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे मुझे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ चर्चा करना है, रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीशीज। ये भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, और इसके तहत भारत सरकार, जो मैं जीव का नाम लूँगा, उस जीव की रक्षा करने के लिए, उसकी रिकवरी करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास करती है, लगातार पैसे खर्च करती है। उसकी रिकवरी के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है, लगातार पैसे खर्च करती है। और इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जो कुछ स्पेसीज जिसके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करने वाला, इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, स्टेट पीसीएस भी पूछता है। इसके बारे में जब भी पेपर में आए, इसके बारे में जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीशीज, इसमें जो जीव रखे गए हैं वो है स्नो लेपर्ड, बस्टर्ड, डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरी ताहर, समुद्री कछुए, समुद्री गाय, इडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, एशियन वाइल्ड बफेलो, एशियाई जंगली भैंस, निकोबार मेगापोड, गिद्ध, मालाबार सिवेट, भारतीय गेंडा, एशियाई शेर, बरसिंगा, जेडन क्रसर और ब्राउन एंटीलर्ड हिरन। तो ये जो जीव की चर्चा मैंने किया है, इस पे रिकवरी पे सरकार लगातार पैसा खर्च करती है, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लगातार इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। आगामी 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपया मछली निर्यात का लक्ष्य रखा है, और अभी के समय में कितना होता है, लगभग 47,000 करोड़ रुपया मछली निर्यात से भारत को प्राप्ति होता है। और आगामी 4 साल में हम 1 लाख करोड़ का टारगेट रखे हैं मछली निर्यात का। मछली के सेक्टर में आई थिंक भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया, आफ्टर चीन भारत का नंबर आ चुका है। बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको देख लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखिए ये जो है, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, निर्यात लक्ष्य से सिर्फ 26 अरब डॉलर दूर। 2021-22 का वर्तमान का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसका टारगेट था 400 बिलियन डॉलर का, 400 अरब डॉलर हमको पहुंचना था, ये टारगेट लिया था। 2022-23 का क्या टारगेट है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। अगर आप लोग पढ़िएगा या आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2022-23 में सरकार ने क्या टारगेट लिया। मैं बजट को अभी तक डिटेल से पढ़ नहीं पाया हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं एग्जैक्टली।
लेकिन 2021-22 का जो टारगेट था वो $400 बिलियन का था और $374 बिलियन का फरवरी तक भारत ने निर्यात कर लिया। यानी $26 बिलियन का निर्यात अगर हम मार्च में करेंगे तो हम जो 2021-22 का टारगेट था उस टारगेट को फुलफिल कर लेंगे। और याद रखिए ये जो $400 अरब है ये सिर्फ वस्तु के निर्यात का टारगेट था, सर्विस के निर्यात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वस्तु के निर्यात का टारगेट था $400 अरब 2021-22 का। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत इस टारगेट को आसानी से अचीव कर देगा। चलिए इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।